हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स का ही एक पार्ट है। ये जो चैप्टर है अपना सब्सिडरी बुक्स, उसी में एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट करके टॉपिक दिया हुआ है। तो आज की पूरी वीडियो जो है वो उसी पे मैंने बनाई है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है और इन्हें कब कब इशू किया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं एक आपको लॉजिक बताती हूँ। देखिए, बिजनेस का लॉजिक क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति परचेज करता है बिजनेस में हमेशा दो पार्टीज होती है। ठीक है, एक पार्टी अगर खरीदती है तो दूसरा बेचने वाली होती है। अगर एक बेचने वाली होती है तो दूसरी खरीदने वाली होती है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए माल खरीदा है, परचेज किया है, तो जो सेकंड पार्टी है उसके लिए वो सेल हो जाएगा, यानी एक परचेजर है तो दूसरा सेलमैन है। उसी तरीके से अगर ये व्यक्ति सेल्स करता है, ठीक है ना, माल को बेचता है, तो सेकंड व्यक्ति जो है उसके लिए हो जाएगा वो इसने बेचा है, तो यानी सेकंड पार्टी ने उसे परचेज किया है। इसी तरीके से क्या होता है कि अगर रिसिप्ट होता है हमारे बिजनेस में, कोई भी चीज़ रिसिप्ट होती है, पेमेंट हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब रिसीव तभी हुआ है जब सामने वाले ने हमें उसको पे किया है, तो सामने वाले के लिए वो हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने पेमेंट किया है, हम अगर हमारे बिजनेस से पेमेंट्स करते हैं, तो जिसे भी पेमेंट किया है उस व्यक्ति के लिए वो रिसीप्ट हो जाता है। यानी कि अगर एक डेबिट होती है चीज़ तो दूसरी क्रेडिट होती है, अगर एक क्रेडिट होती है तो दूसरी डेबिट होती है। अगर परचेज होता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो सेल्स माना जाता है, हमारे लिए वो सेल्स है, तो सामने वाले व्यक्ति के लिए वो परचेज होता है। इसी तरीके से रिसिप्ट पेमेंट होता है और पेमेंट को जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए रिसिप्ट माना जाता है। तो ऐसा ही होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जब भी डेबिट नोट इशू किया जाता है तो उसके संबंध में सामने वाले व्यक्ति के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। इसे हम इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि डेबिट नोट जब एक तरीके की कोई सूचना दी जाती है, अब ये सूचना क्रेता के द्वारा भी हो सकती है या फिर विक्रेता के द्वारा भी होती है। जब भी डेबिट नोट इशू किया जाएगा क्रेता या विक्रेता के द्वारा, तो उसके संबंध में सामने वाली जो पार्टी होगी उसके द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। वो एक तरीके से डेबिट नोट का रिप्लाई होता है। वो जो है डेबिट नोट भेजने वाले को ये आश्वासन देता है कि हाँ, आपका डेबिट नोट मेरे पास पहुंच चुका है, और अगर उन्होंने उस डेबिट नोट में लिखी हुई बात को एक्सेप्ट किया है तो उसमें एक्सेप्ट कर लेंगे, उस बात को नहीं किया है तो उसका भी क्रेडिट नोट तैयार करके सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्रेडिट नोट कब बनाया जाता है और डेबिट नोट कब बनाया जाता है। डेबिट नोट को नामपत्र भी कहते हैं, नामपत्र, और क्रेडिट नोट को जमा पत्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कोई भी जो है इशू कर सकता है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ए क्रेता है, ठीक है, जिसने माल को खरीदा है, और बी विक्रेता है, ठीक है, जिसने माल को बेचा है। क्रेता है और बी विक्रेता है। देखिए, ए ने बी से माल खरीदा तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, ए ने बी से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट टू बी एंट्री हो जाएगी। तो बी जो है वो ए का लेनदार हो गया, क्योंकि ए जो है उसने माल खरीदा है बी से, तो ए को जो है बी को पैसा चुकाना है, तो बी उसका लेनदार हो गया। लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर क्रेडिट किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए ए ने बी से 20,000 का माल खरीदा है, ठीक है, इसमें से 5,000 का माल मान लीजिए हो सकता है कि डिफेक्टेड हो, या जो आदेश दिया था माल का उसके अनुसार माल नहीं है, कुछ और भेज दिया है, या माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ए क्या करेगा, 5,000 का माल रिटर्न कर देगा। तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा, बीस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। माल जा रहा है उससे, इसलिए परचेज रिटर्न को वो क्रेडिट कर देगा।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी क्रेता यानी कि ए माल को रिटर्न करेगा तो वो एक डेबिट नोट तैयार करेगा, इसी से नाम पत्र भी कहते हैं। उस डेबिट नोट में वो सबसे पहले विक्रेता का नाम लिखेगा यानी कि बी का नाम लिखेगा, उसके बाद में माल की डिटेल लिखेगा कि कौन कौन सा माल मैं रिटर्न कर रहा हूँ और उसकी प्राइजेस क्या थी वो सब लिखेगा। और थर्ड पॉइंट हो जाता है कि रीज़न, वो रीज़न भी लिखेगा कि किस रीज़न से मैं माल रिटर्न कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को वो लिख करके एक डेबिट नोट तैयार करेगा और बी को भेज देगा। ठीक है, बी के पास जब वो डेबिट नोट पहुंच जाएगा तो बी क्रेडिट नोट इशू करेगा ए को। उसमें वो क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब ये होता है कि बी ने ए को बताया है कि हाँ ठीक है मेरे पास माल पहुंच चुका है बिल्कुल सही सलामत से। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की बुक में जो क्रेडिटर है वो डेबिट हो रहा है, इसलिए ए ने डेबिट नोट इशू किया है। लेकिन क्या होता है कि ए क्रेडिट नोट भी तो इशू कर सकता है, तो उसमें कंडीशन अलग होगी। जब भी मान लीजिए ए की बुक में बी का अकाउंट क्रेडिट होगा तभी ए क्रेडिट नोट इशू करेगा। वो कब होगा, देखिए उसका भी हम एक कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कि ए ने बी को 20,000 रुपये के माल का आदेश दिया है। ठीक है, ए ने कहा है बी को कि मुझे 20,000 रुपये का माल चाहिए, लेकिन बी ने क्या किया, गलती से 30,000 रुपये का माल ए को सेंड कर दिया। ठीक है, ऑर्डर तो 20,000 के माल का दिया है लेकिन बी ने सेंड कर दिया 30,000 का माल। अब बी क्या करेगा, बी विक्रेता है, विक्रेता हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारी बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमेशा अपनी बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बी से गलती से 10,000 का माल एक्स्ट्रा चला गया है तो बी क्या करेगा, उसके संबंध में एक डेबिट नोट तैयार करेगा। और डेबिट नोट में जो है सबसे पहले तो क्रेता का नाम वो ऊपर लिखेगा, उसके बाद माल की डिटेल लिखेगा कि मैंने 10,000 का जो माल है वो एक्स्ट्रा भेजा, और रीज़न भी लिख देगा। या हो सकता है वो ये भी लिख सकता है कि मैंने जो है जानबूझ के ऐसा नहीं करा है, गलती से मेरे से 10,000 का माल एक्स्ट्रा सेंड हो गया है। इस तरीके से डेबिट नोट तैयार करके बी ए को सेंड करेगा, और ए के पास जब डेबिट नोट पहुंचेगा तो ए क्या करेगा, उसका रिप्लाई देने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेगा, एक क्रेडिट नोट तैयार करके बी को इशू करेगा। तो उस कंडीशन में क्रेता क्या बना रहा है, क्रेडिट नोट। और वहां पे क्या होगा, क्रेता की बुक में क्या होगा, जो 20,000 का माल था, ठीक है, मंगवाया था, लेकिन गलती से 30,000 का माल आ गया है। तो एंट्री जो हो रही है परचेज अकाउंट टू बी, 10,000 की एंट्री एक्स्ट्रा होगी क्योंकि 30,000 का माल आया है। ठीक है, 20,000 की एंट्री यहाँ है, वैसे तो ये एक ही एंट्री हम कर सकते हैं। तो 10,000 की जो एंट्री है वो एक्स्ट्रा हो रही है बी के अकाउंट में। ठीक है ना, यानी बी जो उसका लेनदार है 10,000 से बढ़ रहा है, बी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्रेता क्रेडिट नोट इशू करेगा। देखिए बी की बुक्स में हम एंट्री देख लेते हैं। बी जो कि विक्रेता है, बी ने ए को माल बेचा है 20,000 का, एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, लेकिन ए ने क्या किया था, जो है माल रिटर्न कर दिया था, तो बी के पास सेल्स रिटर्न हो रहा है क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो बी एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि माल आ रहा है इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए विक्रेता की बुक में हम देखते हैं, जो विक्रेता है उसकी बुक में 20,000 के माल का जो आदेश आया था लेकिन उसने 30,000 का माल सेंड कर दिया है। इसका मतलब यहाँ 30,000 लिखे होंगे, 10,000 से एक्स्ट्रा एंट्री हो रही है, 10,000 से ए का जो अकाउंट है वो एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बी क्या करेगा, ए को डेबिट नोट इशू कर रहा है और ए उसके एवज में क्रेडिट नोट इशू करेगा। लेकिन जब ए ने परचेज रिटर्न किया था, ठीक है, तो परचेज रिटर्न जब किया था तो डेबिट नोट इशू किया था बी को, और बी ने उस डेबिट नोट के संबंध में क्रेडिट नोट इशू किया था। तो इस तरीके से
क्या होता है, क्रेता हमेशा अपने प्राइजेस को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि वो हमेशा यही कोशिश करता है कि अगर माल डिफेक्टेड है या और किसी भी रीज़न से तो माल को लौटाने की ही कोशिश करेगा। अगर गलती से एक्स्ट्रा माल आ भी जाएगा तो यही कहेगा कि नहीं नहीं हमें एक्स्ट्रा माल नहीं चाहिए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप मार्केट जाते होंगे तो जो विक्रेता रहता है वो हमेशा आपको एक्स्ट्रा माल जो है सेल करने की कोशिश करता है कि आप ये भी ले लीजिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये भी लेकर देखिए। तो वो हमेशा जो अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाली पार्टी यानी जो हम खुद परचेजर होते हैं वो क्या करते हैं, मनाही करेंगे, हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जितना माल हमें चाहिए वो ही खरीदे। तो ज़्यादातर क्या होता है, क्रेता के द्वारा जो है जो क्रेडिटर है वो डेबिट ही होता है उसके अकाउंट में, और डेबिट नोट ही इशू किया जाता है। और बी यानी कि जो विक्रेता होते हैं उनके द्वारा ज़्यादातर मैक्सिमम क्रेडिट नोट ही इशू किया जाता है। तो जब भी क्रेता की बुक में क्रेडिटर डेबिट होगा तो डेबिट नोट इशू किया जाएगा, लेकिन अगर क्रेता की बुक में क्रेडिटर क्रेडिट होगा तो उस कंडीशन में क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। उसी तरीके से जो विक्रेता है उसकी बुक में अगर डेटर ए जो है वो बी का देनदार है, डेटर अगर डेबिट होता है तो विक्रेता डेबिट नोट इशू करेगा, डेबिट नोट। और अगर विक्रेता की बुक में जो डेटर्स है वो क्रेडिट होता है तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। इट मीन्स डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट नोट। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो क्रेता है उसके लिए सामने वाला व्यक्ति विक्रेता होता है, यानी कि जो माल खरीदता है उसके लिए हमेशा विक्रेता जो है वो लेनदार होगा, क्योंकि विक्रेता जो है वो क्रेता से पेमेंट लेने वाला होता है, इसलिए क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर। और क्रेता की बुक में, ठीक है, जब भी क्रेता अपनी बुक में एंट्री करता है तो क्रेडिटर को अगर डेबिट करेगा तो डेबिट नोट इशू किया जाएगा, डेबिट नोट। और अगर क्रेता अपनी बुक में क्रेडिटर्स को क्रेडिट करता है तो इसका मतलब है क्रेडिट नोट इशू किया गया है। उसी तरीके से विक्रेता के लिए क्रेता जो होता है वो देनदार होता है, क्योंकि विक्रेता ने इसे माल बेचा है और माल बेचा है तो इसका मतलब है कि ये जो क्रेता है वो विक्रेता का देनदार है, यानी कि डेटर्स। डेटर्स जब भी विक्रेता की बुक में डेबिट होगा तो विक्रेता डेबिट नोट इशू करेगा, डेबिट। और ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर डेटर्स को क्रेडिट करता है सेलर अपनी बुक में तो क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। देखिए, क्रेडिट नोट कभी भी पहले इशू नहीं होता है, पहले डेबिट नोट इशू होता है, फिर उसके संबंध में उसका हम बोल सकते हैं उसका रिप्लाई देने के लिए ही सामने वाली पार्टी क्रेडिट नोट तैयार करके और उसे इशू करती है। देखिए, क्रेता जब भी डेबिट नोट इशू करेगा, और डेबिट नोट कब इशू करेगा मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जब वो परचेज रिटर्न होता है करता है, यानी कि माल में अगर कोई भी डिफेक्टेड या कोई भी प्रॉब्लम होती है, खरीदे हुए माल को जब भी वो रिटर्न करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्रेडिटर्स को डेबिट करेगा। इसलिए जब भी क्रेता डेबिट नोट इशू करेगा तो विक्रेता उसके रिप्लाई में क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है। और अगर सेलर डेबिट नोट इशू करता है, डेबिट नोट कब इशू करेगा, जब इसके अकाउंट में डेटर्स डेबिट होंगे। डेबिट कब होंगे, जब भी जो है डेटर्स उसके बढ़ रहे हैं, सेलिंग बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में ये डेबिट होगा तो डेबिट नोट इशू किया जाएगा, उसके संबंध में क्रेता के द्वारा क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। इसका मतलब है क्रेता के द्वारा डेबिट नोट भी इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट भी इशू किया जाता है। डेबिट नोट तब इशू किया जाता है जब क्रेडिटर्स उसके अकाउंट बुक में डेबिट किया जा रहा है, और डेबिट नोट इशू होते ही जो है सेलर जो है विक्रेता उसके यहाँ से क्रेडिट नोट तैयार करके इशू होगा क्रेता के पास। उसी तरीके से जब विक्रेता डेबिट नोट तैयार करके इशू करता है क्रेता को, तो क्रेता उसके रिप्लाई में क्रेडिट नोट तैयार करके जो है विक्रेता को सेंड करता है या उसे इशू करता है। इसी तरीके से डेबिट नोट क्रेडिट नोट
तैयार किए जाते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जब भी होता है तभी इशू किए जाते हैं। जब हम परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक कॉलम डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी आएगा। और ज़्यादातर ये आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर क्रेता के द्वारा डेबिट नोट ही इशू किया जाता है और विक्रेता के द्वारा उसके संबंध में ज़्यादातर क्रेडिट नोट ही क्रेता को इशू किया जाता है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में अगर क्रेडिट नोट लिखा हुआ है तो आप क्रेडिट नोट ही लिखिएगा और डेबिट नोट लिखा है तो डेबिट नोट लिखिएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है और कब कब इशू किया जाता है, क्रेता के द्वारा किस कंडीशन में इशू किया जाता है और विक्रेता के द्वारा कब कब इसे इशू किया जाता है। तो डेबिट नोट इशू होता है तभी क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले क्रेडिट नोट इशू होगा फिर डेबिट नोट इशू होगा। तो थैंक यू, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा।